Hello everyone, welcome to the new session of Breathing and Respiration Part First. तो आज के इस लेक्चर में जो है हम इस चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें हम बात करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। ठीक है, जो है ये जो चैप्टर है वो बेसिकली बेस्ड है किस तरीके से ह्यूमन के केस में ब्रीदिंग होती है। ठीक है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस और ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस है हम ये भी यहाँ पर देखेंगे। फिर और भी जो एस्पेक्ट्स हैं हम यहाँ पर जो है बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज के बारे में, है ना। सो ये भी एक नया टर्म है जो आप फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर किस तरीके से जो है एल्वियोलाई में यानी कि लंग्स का जो पार्ट है एल्वियोलाई वहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है, हम उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर इसके साथ ही साथ हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कैसे ये ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर किस तरीके से ब्रीदिंग का जो है ना रेगुलेशन होता है ना, क्या ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम है वहां पर जो है वो ब्रीदिंग को रेगुलेट करने के लिए कौन सा सेंटर होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये कैसे जो है वो रेगुलेशन करता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे बाद में फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ब्रीदिंग क्या चीज होती है। ब्रीदिंग जो है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें कि मूवमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स जो होते हैं, है ना, यानी कि एयर जो होती है वो लंग्स के अंदर आती है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एयर, और आपको पता है कि कौन सी एयर आती है ना। तो एयर आती है लेकिन उसमें जो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल जो गैस जिसके लिए हम एयर को अंदर ले रहे हैं वो कौन सी है? ऑक्सीजन। ठीक है ना। और जब हम ब्रीद आउट करते हैं, है ना, मतलब बाहर जब श्वास को छोड़ते हैं तो हम एक गैस बाहर की तरफ निकालते हैं, वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये कैसी प्रोसेस है? ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है ना। इसमें कोई भी सेलुलर चीजों का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहा है। ये सिंपल क्या हो रहा है कि एयर जो है वो मूव करके हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए लंग्स तक पहुंच रही है। वहां पर गैस का आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि गैस का एक्सचेंज हो रहा है। लंग्स में जो है वो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर है? जो एल्वेलाई की वॉल पर ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में है। तो अब ये क्या होता है कि यहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का जो है एल्वेलाई में ज्यादा है और ब्लड में कम है। तो ये जो है वो मूव करती है हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, है ना। प्रेशर भी यहां पर काम कर रहा होता है और इस तरीके से जो है ऑक्सीजन मूव करके ब्लड में चली जाती है। और इसी दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में डिसॉल्व है वो अपने मूव करके आ जाती है एल्वियोलाई में। और फिर हम क्या करते हैं, उसको श्वास को बाहर छोड़ते हैं, यानी कि एक्सपायरेशन करते हैं, है ना। तो जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में बाहर निकाल दी जाती है। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाती है ब्रीदिंग, है ना। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इज एन एंजाइम कैटेलाइज्ड प्रोसेस इन्वॉल्विंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सेल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। तो यहां पर जो है वो केमिकल रिएक्शन की बात की जा रही है। और ये क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। कई बार क्या होता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक ही समझते हैं, जबकि ब्रीदिंग जो है वो फिजिकल प्रोसेस है ना, एक मैकेनिकल प्रोसेस है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन बेस्ड प्रोसेस है। तो अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि किस तरीके से ये केमिकल जो है सेलुलर रेस्पिरेशन को हम क्यों केमिकल बेस्ड रिएक्शन प्रोसेस बोल रहे हैं। देखिए ये एक सेल है और सेल के अंदर जो है वो दो चीजें ब्लड के सर्कुलेशन से पहुंचती है। एक तो है फूड मटेरियल, है ना। अब फूड का मतलब क्या है? ग्लूकोज। क्योंकि जो भी आप फूड
डाइजेशन प्रोसेस में जो भी फूड पहुंचती है उसका अच्छे से क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, और वो जो होता है इंटेस्टाइन्स में जब पहुंचता है तो उसको वहां पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फूड एब्जॉर्ब करके कहाँ जाता है, एसिमिलेट होता है ब्लड में, है ना, और ब्लड में वो सर्कुलेट करके पहुंचता है सारी कोशिकाओं तक। आपके बॉडी के हर पार्ट्स में जो है वो ब्लड सर्कुलेट होकर पहुंचता है। अच्छा, ब्लड एक चीज और कैरी कर रहा है, वो है ऑक्सीजन। यानी कि ये कौन सा ब्लड है, ये ऑक्सीजिनेटेड ब्लड है ना। तो ऑक्सीजिनेटेड ब्लड जो है वो दो चीज कैरी कर रहा है, एक तो है ऑक्सीजन और दूसरा है फूड। ये दो चीजें वो कैरी करता है। तो सेल में दो चीजें पहुंच गई, एक तो ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन। अब ये जो ग्लूकोज है ना, ये ब्रेक डाउन होता है इसका जो है सेल के अंदर, और यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो होती है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। और यहाँ पर जो आपको मिलता है पायरुविक एसिड, मैं इसका शॉर्ट में लिख रहा हूँ पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड एंटर करती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये एक सेलुलर ऑर्गेनेल है, ठीक है, और इसके अंदर ये एंटर कर जाती है। यहां पर जो है वो क्रेब्स साइकिल चलती है, इसके अंदर एक चीज होता है क्रेब्स साइकिल, और इसके साथ साथ जो होता है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी, है ना। सो इसके फलस्वरूप इन दोनों प्रोसेस का रिजल्ट जो मिलता है वो आपको एटीपी मिलता है। कुछ एटीपी यहां ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी बनते हैं। तो अब आप देखिए, ये सिर्फ ग्लाइकोलिसिस की ही बात करें अगर आप यहां पर, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड में, और ये 10 स्टेप रिएक्शन है, ये 10 स्टेप रिएक्शन है, और यहां पर जो है पायरुविक एसिड बन जाता है। तो और हर स्टेप के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए, इसीलिए यहां पर लिखा गया है ये एंजाइम कैटालाइज्ड प्रोसेस है। और जब ये पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल के अंदर यहां पर एंटर करता है तो यहां पर भी बहुत सारी एंजाइम बेस्ड रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स यहां पर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन को आप क्या बोलेंगे, ये एक एंजाइम कैटालाइज्ड प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व करता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक। अब यहां पर जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है ना, वो एटीपी निकाल रहा है और साथ के साथ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल रहा है। तो यही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आया था वो क्या ले आया था, ऑक्सीजन। लेकिन जब पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस हो जाता है तो कौन सी गैस निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड अगेन ब्लड उसको लेता है और फिर उसको सर्कुलेट कराकर लेकर लंग्स के पास जाता है, जिससे कि वो उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जा सके। तो जो सिर्फ ब्रीदिंग की प्रोसेस है, जो लंग के पास हो रही है कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देना, ये जो है वो सिर्फ ब्रीदिंग प्रोसेस है। लेकिन एक्चुअल में ऑक्सीजन गई कहां पर, सेल के पास। डाइजेशन प्रोसेस होता है, डाइजेशन प्रोसेस का जो रिजल्ट है ग्लूकोज, उसको कहां पहुंचना है, उसको भी पहुंचना है सेल के पास। अब ये दोनों जो है, जब ग्लूकोज और जो है ऑक्सीजन, ये दोनों चीजें सेल में पहुंच जाती हैं तो इनका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, किसका, ग्लूकोज का, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ये एनर्जी फिर रिलीज होती है। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये बहुत सिंपल, जैसे मैंने एक स्टेप में बता दिया कि भाई ग्लूकोज पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गया, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हो गई, ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में बदल गया, और अब जो है पायरुविक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया में गया, वहां पर क्रेब्स साइकिल चली, फिर वो ब्रेक डाउन हुआ, और फिर जो उसके प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गए, और उसके बाद बहुत मात्रा में एटीपी की सिंथेसिस हुई। ये इतना सिंपल प्रोसेस, ये जो है ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है ना। सो अब आगे हम देखते हैं। ह्यूमन बींग्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग कैसे ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। एवरी लिविंग सेल ऑफ आवर बॉडी रिक्वायर एनर्जी टू कैरी आउट इट्स मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो हमारी जो जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है ना, उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत है। क्या है मेटाबॉलिक प्रोसेस, किसी भी चीज का ब्रेकडाउन होना
या किसी भी चीज की सिंथेसिस होना हमारे बॉडी में अगर हो रही है, हमारे सेल में अगर हो रही है, तो वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन, जिसमें कि ऑक्सीजन कार्बन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, अलग अलग एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है। अब मैंने पिछले स्लाइड्स में ही आपको बताया कि जो है ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में 10 स्टेप रिएक्शन है, और हर स्टेप के लिए एक एंजाइम है। हर स्टेप के लिए एक एंजाइम है। सो ये एंजाइम का केमिकल नेचर क्या है? ये एंजाइम का केमिकल नेचर है प्रोटीन। अब इस प्रोटीन को बनाने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन प्रोसेस चलेगी, है ना? ट्रांसलेशन प्रोसेस चलेगी जिसमें कि एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, और ये जो है वो आपकी कैसी है? एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस। और मैंने अभी रेस्पिरेशन प्रोसेस बताया। रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? ये है कैटाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब ये दोनों एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस को मिलाकर हम बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस, है ना? तो चाहे बॉडी सेल के अंदर कोई चीज बन रही है या उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस का ही हिस्सा है। तो आप देखिए, आपके सेल में हर वक्त कोई ना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है। जब आप बात कर रहे हैं, जब आप दौड़ रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप खा रहे हैं, हर वक्त आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, राइट? और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? इन्हीं मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू, है ना? एक जगह जहां पर रेस्पिरेशन में हम ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं, उसी वक्त रेस्पिरेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत है, वहां पर ट्रांसलेशन प्रोसेस की बात हो रही है ना? So this energy is derived by the oxidation of assimilated food in the cells. So यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना? तो आपके जो है एनर्जी कहाँ से आ रही है? एनर्जी आ रही है एजिमिलेशन ऑफ फूड से। फूड जो है जब एजिमिलेट करता है तो जो है वो बहुत ज्यादा ग्लूकोज जो है वो फिर आपके सेल में पहुंचता है, और वहां पर सेलुलर प्रोसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, और आपको फिर एनर्जी मिलती है। ठीक है? सो आउट ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेरिक एयर, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, whereas the carbon dioxide is produced as a waste product during respiration। ये तो हमने जान लिया कि जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो है ना, आपको एक पर्टिकुलर जो गैस की बहुत ज्यादा जरूरत है वो है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जो है वो ब्रेक डाउन होता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन। वैसे तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसके फर्दर अगर ब्रेक डाउन करना है पायरुविक एसिड का, तो ऑक्सीजन जरूर होना चाहिए, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ब्रेक डाउन फर्दर नहीं हो पाएगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन जो है सेल के अंदर पहुंच गई है, सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस हो गई है ना, फूड का ब्रेक डाउन हो गया है, तो क्या होगा? तो कंप्लीट ब्रेकडाउन में हार्मफुल गैस निकलेगी जिसको हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होगी। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जो है वो बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। अब इसको बॉडी से बाहर, ये बन तो रही है बॉडी के हर सेल में, है ना? अब लेकिन इसको निकालने के लिए क्या चाहिए? ब्लड। अगेन ब्लड इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, ब्लड जो है वो एक ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, फूड को भी पहुंचा रहा है ना, ऑक्सीजन को भी पहुंचा रहा है। फिर उसके बाद जो गैसेस हार्मफुल सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई है, उसको हर सेल से लेकर उसको वापस ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचा रहा है कि इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। साथ ही साथ बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बनते रहते हैं बॉडी में, उनको भी बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये ब्लड ही रिस्पॉन्सिबल है। उसको किडनी तक लेकर जाता है उस ब्लड को, और वहां पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाती है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो सारा का सारा वहां पे निकाल दिया जाता है।
और वेस्ट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा जो है यूजफुल सब्सटेंसेस भी हो जाता है, तो उनको बाद में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके बारे में हम वहां पर चर्चा करेंगे जब एक्सक्रीशन प्रोसेस पढ़ रहा हूं। लेकिन यहां पर आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो का ब्लड है वो कितना इंपॉर्टेंट है। वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, वो एक्सक्रीशन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है ना, वो एसिमिलेशन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। सो इसलिए ब्लड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ब्लड में भी कौन सी सेल, आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, ये इम्यूनिटी भी आपको प्रोवाइड करती है ना। सो इसके बाद जो है ऑक्सीजन कैन नॉट डायरेक्टली डिफ्यूज इनटू एवरी सेल इन ह्यूमन बॉडी सिंस ऑल द सेल्स आर नॉट इमीडिएट कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। हमारी ये बॉडी देखिए मल्टी सेलुलर है ना। और हमारी स्किन कितनी थिक है, कितनी हार्ड है, इसके अंदर कितने मिलियंस ऑफ सेल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, कितने ऑर्गन कितने डीप प्रेजेंट हैं। हर सेल्स को तो ऑक्सीजन चाहिए, है ना, हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। कैसे मिलेगी वहां तक ऑक्सीजन, कैसे पहुंचेगी, है ना। सो इसलिए जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ये ऑक्सीजन जो होता है वो डिफ्यूज होकर ह्यूमन सेल तक नहीं पहुंच पाता। इसकी डिफ्यूजन प्रोसेस इतनी नहीं है कि इतनी डीप तक ये डिफ्यूज होकर पहुंच सके। तो ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है फिर आपके ब्लड पे, है ना। ब्लड वहां पर इसके लिए हेल्पफुल साबित होता है। So hence to fulfill the oxygen requirement of every living cell inside the body, the atmospheric air is taken in through a specialized organ called the respiratory system. तो अब यहां पर जो है ना, ब्लड तक गैस को पहुंचने के लिए एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से गुजरना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक ट्रैक्ट है। क्या है ये ट्रैक्ट? ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो ना नोज से शुरू होता है। नोज मेन जो है वो नीज नॉस्ट्रल्स होती है, ठीक है। नॉस्ट्रल से एयर जो होती है वो कहां तक जाती है? फेरिंग्स तक। फेरिंग्स से फिर ये जाती है लैरिंग्स को पास करके, देन ये जाती है ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर ये जाती है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई देन ब्रोंक्यूल्स, राइट। और फिर बहुत सारी ब्रांचिंग होती है इन ब्रोंक्यूल्स के, एंड अल्टीमेटली ये पहुंच जाती है कहां पर? एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई से फिर ये पहुंचती है ब्लड। आप ये देखिए, ये जो पूरी ऑर्गन्स का जो मैंने यहां पर लिस्ट बनाई है, ये बनाता है ट्रैक्ट, ये है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अब ये ऑक्सीजन को ना ब्लड में पहुंचना है, लेकिन वो ब्लड में भी डायरेक्ट नहीं जा सकता। उसको सिर्फ एक ट्रैक्ट दिया है कि आप जो है इसी ट्रैक्ट के थ्रू जो है बॉडी में एंटर कर सकते हो। और इसके लिए भी बॉडी जो है आपको एंट्री देगी। जब वो श्वास लेगी तभी आप उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू बॉडी में एंटर करोगे, नोज से नोस्ट्रल्स में पहुंचोगे, देन नोस्ट्रल से फिर फेरिंग्स रीजन में, फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स को पास करते हुए ट्रैकिया रीजन में, है ना। ये जो नेक का जो फूड पाइप से पैरेलली हमारी एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा, है ना। और इसमें सी शेप्ड जो है वो कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है ट्रैकिया में। फिर इस यही ट्रैकिया आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड कर जाती है, ब्रोंकाई, और फिर ये फर्दर बहुत सारे माइन्यूट ब्रांचिंग में डिवाइड करती है, ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरीके से हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो कि बाद में रीच करती है ये ब्रोंक्यूल्स बलून लाइक स्ट्रक्चर में जाकर एंड हो जाती है। ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है यही कहलाता है एल्वियोलाई। तो वहां पर गैस जब पहुंच जाती है तब ब्लड इन गैसेस को ले लेती। सो ये जो है ना हमारा एक ट्रैक्ट, एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो गैसेस जो है ना इसके थ्रू बॉडी में एंटर कर सकती हैं, ये डायरेक्ट हर सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर सकती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस।
मूड ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, है ना। अलग अलग आप देखते होंगे ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनमें अलग अलग तरीके के रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होते हैं। हम्म कुछ ऑर्गेनिज्म बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म बड़े सिंपल होते हैं। सिंपल ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा पूरी बॉडी ही सिंगल सेल की बनी होती है ना। पूरी की पूरी बॉडी जो है वो कैसी बनी है, सिंगल सेल की। डायरेक्टली गैस तो डायरेक्टली ऑक्सीजन डिफ्यूज करके अंदर जा सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके बाहर आ सकती है ना। सो अब ये देखिए, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किन किन ऑर्गेनिज्म में किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं और उनमें कैसा रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। सो मूड ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट एनिमल्स एंड डिफरेंट मूड ऑफ रेस्पिरेशन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग मूड ऑफ रेस्पिरेशन को फॉलो करता है, लेकिन ये डिपेंड करता है क्या, ऑर्गेनिज्म किस हैबिटेट में रह रहा है ना, उसका घर कहां पर है, वो कैसी जगहों पर रह रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है। दूसरा, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वो सेलुलर लेवल का तो नहीं है, वो टिश्यू लेवल का तो नहीं है, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का तो नहीं, वो ऑर्गन लेवल का तो नहीं है, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का तो नहीं है। ठीक है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है कि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होगा, उसमें मूड ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो कैसा होगा। सो इसमें सबसे पहला जो हम स्टडी करेंगे वो है गैसियस एक्सचेंज फ्रॉम द सेल सरफेस, यानी कि सेल की सरफेस से जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। So, exchange of gases occur between the cells or organism and its surrounding environment directly through the cell surface. तो यहां पर आप देखेंगे कि एनवायरमेंट से डायरेक्टली गैसियस एक्सचेंज हो रही है उसके सेल सरफेस पे। ऑर्गेनिज्म पूरी बॉडी ही सेल की बनी हुई है ना। एक बॉडी, एक जो हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म है, उसकी पूरी बॉडी वन सेल की बनी हुई है, जैसे प्रोटिस्टा के केस में आप देख सकते हैं। तो इसका जो पूरा बॉडी सरफेस ही है ना, वो ही एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता है ना। पोरीफेरेंस, पोरीफेरेंस में अगर आपको याद हो तो आप देखिए कैसा होते हैं पोरीफेरेंस, ऐसे होते हैं। हम्म छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनके बॉडी पे, ऑस्टिया, और ये जो होता है एक बड़ा ओपनिंग होता है जिसको ऑस्कुलम कहते हैं, और ये छोटे छोटे पोर जो हैं वो ऑस्टिया। तो ऑस्टिया के थ्रू वाटर जो है वो एंटर करता है, और वाटर में एक चीज डिसॉल्व होती है, क्या, ऑक्सीजन। वाटर के साथ ऑक्सीजन अंदर जाती है और उसकी एक स्पेशल सेल्स होती हैं, ये इसके अंदर ना आपको एक कैविटी मिलेगी इस तरीके से। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन दिखाऊं आपको तो इस तरीके से ये कैविटी होती है। अब ये जो गैस जो होती है ना वो यहाँ पर पहुंच गई, वाटर के साथ गैस यहाँ पर पहुंच गई, तो इसी ऑक्सीजन को यहाँ पर प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन यहाँ से सेल्स के थ्रू ले लिया जाता है। ठीक है, सो ये पॉरीफेरेंस में हो गया। इसी तरीके से निडेरियंस, फ्लैटवर्म्स, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर passes into the cells through simple diffusion while carbon dioxide diffuses out of the cell into the surrounding water through the surface। तो पूरा बॉडी सरफेस ही जो है वो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव कर रहा है। किन किन तरह के ऑर्गेनिज्म में, प्रोटिस्टा में, पोरीफेरेंस में, निडेरिया एंड फ्लैटवर्म्स में, है ना। निडेरिया ही जो है वो फ्लैटवर्म्स का जो है वो फाइलम है ना। निडेरिया तो है आपका हाइड्रा वाला फाइलम, और इसके बाद फ्लैटवर्म जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थीस है ना, ये प्लेटीहेल्मिन्थीस है। यानी कि हमारे पास प्रोटिस्टा जो कि एक अलग ही किंगडम है, और उसके बाद अगर हम फाइलम, एनिमल किंगडम में फाइलम की बात करें तो पोरीफेरेंस, निडेरियंस एंड प्लेटीहेल्मिन्थीस में हमें जो है वो बॉडी सरफेस से ही सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये कर लेते हैं, यानी कि बॉडी सरफेस से ही ऑक्सीजन को ये ले लेते हैं, और जो बॉडी के अंदर जो हार्मफुल गैसेस बन रही हैं उसको वो बाहर भी निकाल देते हैं। सो ये गैसेस एक्सचेंज हमने यहाँ पर स्टडी किया, ये गैसेस एक्सचेंज होता है सेल सरफेस के थ्रू। इसके बाद है आप यह देखिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन
Skin function as a respiratory surface as in earthworm, leech, nereis, frog, है ना? अब आप यहां पर देखिए, अर्थवर्म जो होता है, अर्थवर्म ऐसे होता है ना? इस तरीके से इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और ये जो है इसके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, है ना? ये ऐसे होते हैं और इसकी बॉडी जो होती है ना, वो बड़ी मॉइस्ट होती है। इसके ऊपर पूरी जो हमेशा आप इसको एक स्किन जो होती है इसकी पूरी मॉइस्ट होती है। मिट सॉइल में ही प्रेज़ेंट होते हैं और स्किन पूरी मॉइस्ट होती है। अब मॉइस्ट होने की वजह से ना, इसकी जो स्किन होती है बहुत पतली होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो मॉइस्ट यहाँ पे मॉइस्चर जो है उसमें डिसॉल्व होती है और बड़ी आसानी से जो है वो इसके बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। नेरिस नेरिस भी जो है वो इसी फाइलम का है, अर्थवर्म के फाइलम का ही है। ये भी जो है वो आपके इसका फाइलम जो है एनीलिटा उसको बिलॉन्ग करता है। तो ये आसानी से इनमें भी जो है वो वाटर में एक्चुअली नेरिस तो वाटर में रहता है, तो वो वाटर में बहुत आसानी से जो ऑक्सीजन जो डिसॉल्व रहती है, वो उसकी बॉडी सरफेस से अंदर पहुँच जाती है। अब बात करते हैं फ्रॉग की। फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग में आप देखते हैं कि बहुत तरीके के रेस्पिरेशन देखने को मिलते हैं। हुँ, फ्रॉग जब टैडपोल लार्वा के फॉर्म में होता है, हुँ, टैडपोल लार्वा के फॉर्म में होता है, तो इसके अंदर गिल्स प्रेज़ेंट होते हैं। इसके अंदर गिल्स प्रेज़ेंट होते हैं और वहाँ पर क्योंकि ये वाटर में पूरा रह रहा होता है ना? चारों तरफ वाटर होता है, तो वहाँ पर वो गिल्स से रेस्पिरेशन कर रहा होता है। अब जब ये एडल्ट फ्रॉग में बदल जाता है ना? एडल्ट फ्रॉग में जब बदल जाता है, सो ये फ्रॉग कोई बहुत अच्छा फिगर नहीं बन पाया है यहाँ पे फ्रॉग का, बट फिर भी आप समझ सकते हैं कि ये एक इसको ऐसे समझिए कि एक फ्रॉग है और फ्रॉग जब ना अ, एडल्ट में बदल जाता है तो इनमें लंग्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये लंग्स से रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं जब ये लैंड पर होते हैं। कई बार आपने फ्रॉग को देखा होगा कि ये वाटर में प्रेज़ेंट होता है, ऐसे ना फ्रॉग वाटर में प्रेज़ेंट है और वो माउथ खोला हुआ है। तो वहाँ पर जो है क्योंकि लंग्स से वाटर में रहकर तो रेस्पिरेशन नहीं किया जा सकता है, तो वो माउथ खोल कर ना बक्कोफेरेंजियल जिसको हम बोलते हैं, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कर रहा था, माउथ खोल के भी थोड़ी देर तक वो श्वास ले सकता है। तो इस तरीके का रेस्पिरेशन भी इसमें देखा गया है। इसके बाद फ्रॉग जो होते हैं, वो हाइबरनेट करते हैं जब सीज़न इनके लिए अनुकूलित नहीं होता, है ना? तो ये क्या कर जाते हैं, ये जाकर छुप जाते हैं। आपको विंटर सीज़न में कभी फ्रॉग देखने को मिला है? नहीं। और कभी समर सीज़न में, गर्मियों में बिल्कुल मई, जून के महीने में भी नहीं। उस समय भी ये सो रहे होते हैं। ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बिल्कुल कम कर देते हैं और ये ऐसे गड्ढों में छिपकर रहते हैं, जहाँ पर थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो ज़रूर हो, है ना? तब फ्रॉग वहाँ पर सो रहा हो और ये जो इसके मिट्टी के अंदर जो थोड़ी बहुत मॉइस्चर होती है ना, तो इसकी जो स्किन होती है, स्किन के थ्रू जो होता है, वो रेस्पिरेशन कर लेता है। स्किन जो होती है वो ऑक्सीजन को थोड़ी बहुत ले सक क्योंकि इसने अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बिल्कुल सीज़ कर रखा है ना? जो भी स्टोर्ड फूड मटीरियल पहले से प्रेज़ेंट है, उसी से बस काम ये चला लेता है। लेकिन तब तक भी जो इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो कहाँ से मिलती है? स्किन के थ्रू। सो ऐसी रेस्पिरेशंस आप ये देखिए ये क्या कहलाती है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो आप देखिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहाँ-कहाँ हो रही है? अर्थवर्म के केस में हो रहा है, लीच, नेरिस और फ्रॉग में। नेरिस एंड अर्थवर्म क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज़ अ सोल मोड ऑफ रेस्पिरेशन। फ्रॉग में जो है ये सोल मोड ऑफ रेस्पिरेशन ये हमेशा नहीं होता, लेकिन हाँ, ये हाइबरनेट या एस्टिवेट जब कर रहे होते हैं, उस दौरान जो है वो इस तरह के रेस्पिरेशन को फॉलो करते हैं। क्योंकि उस समय जो होती है वो जो है वो गिल्स जो तो है ही नहीं, लंग्स से रेस्पिरेशन नहीं करते हैं क्योंकि उतनी ज़्यादा फूड मटेरियल है नहीं, है ना? सो अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को वो बिल्कुल स्लो डाउन कर देते हैं और वहाँ पर जो है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन थोड़े टाइम के लिए फॉलो कर लेते हैं। लेकिन नेरिस और अर्थवर्म में तो हमेशा ही
इसी तरह का जो है रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। इसके बाद है ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकियल रेस्पिरेशन, it is a mode of gaseous exchange where a network of tubes called trachea connect the living tissues with external air through lateral opening called spiracles, है ना। तो अब आप ये देखिए, मैं यहाँ पर एक ये आर्थ्रोपोड है, ठीक है, और इसके में आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से होल्स होते हैं ऐसे प्रेजेंट, और इन होल्स के थ्रू जो है यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो जॉइन किए होते हैं। यहाँ पे भी ऐसे लॉन्जिट्यूडनल आपको देखने को मिलेगा, और साइड में भी इस तरीके से ब्रांच के फॉर्म में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। है ना। सो ये जो है, ये जो ओपनिंग्स होती है, इसको हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स। और ये जो हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स की पूरे बॉडी में जो है ना, इस तरीके से पूरी हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो फैली रहती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया, है ना। तो ये ट्रैकिया जो होता है वो कनेक्ट करता है लिविंग टिश्यू विथ एक्सटर्नल एयर। तो एयर जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है, वो यहाँ से एंटर करती है, और ये ट्रैकियल ट्यूब में ये एयर मूव करती है, और आसपास के जो टिश्यूज होते हैं ना, उनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए भाई वो यहाँ पर दे देती है। So connect the living tissue with the external air through the opening called spiracles. Terrestrial insects like cockroach. तो ये कॉकरोच में ही मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो है ट्रैकियल रेस्पिरेशन जो है वो इंसेक्ट्स के केस में हमें देखने को मिलता है। सो यहाँ पर आप देखिए, ये जो है इसकी जो होल्स होती हैं उनको हम स्पाइरिकल्स कहते हैं, है ना। ये स्पाइरिकल्स, और ये जो पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये ट्रैकियल ट्यूब है। इसके बाद जो है हमें एक और मोड ऑफ रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, है ना। ये ब्रोंकियल रेस्पिरेशन जिसको गिल्स में, जिसमें हमने देखा है कि ये गिल्स के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन। तो ब्रोंकियल रेस्पिरेशन अकर विद द हेल्प ऑफ गिल्स। ये देखिए, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन जो एक अलग मोड ऑफ रेस्पिरेशन है, और इसमें जो है वो गिल्स के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। सो गिल्स आर हाईली वेस्कुलराइज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। ये काफी वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर मैं एक गिल्स को जो है, जैसे फिश वगैरह में आपने देखा होगा कि कैसे होते हैं, तो यहाँ पर आपने फिश के केस में ना आईज होती है, तो यहाँ पर ऐसे ऑपरकुलम ऐसे इसको कवरिंग देखी होगी। अगर आप इसके कवर को हटा दीजिए, सपोज मैंने यहाँ पे इसके कवर को हटा दिया, आपको ना इस तरीके से यहाँ पर ऐसे कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, है ना। कोम्ब में इस तरीके से इसके जो है ब्रांच ऐसे अ, लगे रहते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, लाइक दिस। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो है, ये क्या है, ये गिल्स है, और इसमें जो है बहुत ज्यादा वेस्कुलराइजेशन होता है। वेस्कुलराइजेशन इसका मतलब क्या है, यहां पर जो है ना ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती हैं। हाई ब्लड कैपिलरीज आर फाउंड, है ना। यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि ये वेस्कुलराइज्ड है, हाईली वेस्कुलराइज्ड। क्या लिखा है ना, हाईली वेस्कुलराइज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये देखिए, जब वाटर यहां पर आता है ना, वाटर, तो वाटर जो है, वाटर में क्या डिसॉल्व है, ऑक्सीजन। तो ये सारा ऑक्सीजन जो होता है वो इसी गिल्स में, क्योंकि यहाँ पे ब्लड के कैपिलरीज हैं, तो ये गिल्स में जो है वो ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो वो वाटर को ले ऑक्सीजन को ले लेता है, ठीक है ना। सो अब ये देखिए, यंग टैडपोल, जब टैडपोल यंग होता है, मैंने पहले भी बताया, उसमें गिल्स होते हैं, तो गिल्स जो होती है वो उस ऑक्सीजन को ले लेती है। न्यूट, एक्सलोटल लावा, निम्स ऑफ ड्रैगन फ्लाई एक्सचेंज गैसेस वाया एक्सटर्नल गिल्स। निम्फ्स, ड्रैगन फ्लाई जो है वो क्या है, एक कीट है, इंसेक्ट्स है। तो इंसेक्ट्स में तो ट्रैकिया होते हैं, स्पाइरकल्स होते हैं, पर जब इसका
निम्फ, निम्फ यानी कि लार्वा, लार्वा वाटर में प्रेजेंट होता है तो वहां पर गिल्स पाए जाते हैं। और जैसे जैसे लार्वा में मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है और वो एडल्ट फ्रॉग में बदलता है, उसका जो है गिल्स धीरे धीरे खत्म हो जाता है। गिल्स मॉडिफाई होकर किस में बदल जाता है? लंग्स। यहाँ पर जो है वो, सॉरी लंग्स नहीं, ट्राकियल ट्यूब में बदल जाता है, वहां पर वो ट्रैकिया ट्यूब बन जाते हैं। टैडपोल के केस में जो है वो गिल्स जो है वो चेंज होकर वो लंग्स में बदल जाते हैं। लेकिन इनका सभी का काम क्या है? इनका काम है जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना। एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स, है ना, प्रॉन, एक्वेटिक मोलस्क, यूनियो, ये मोलस्क है, यूनियो, फिश, गैसेस एक्सचेंज थ्रू इंटरनल गिल्स। अब ये देखिए आर्थ्रोपोड्स जो है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जो पानी में पाए जाने वाले, जो लैंड पर आर्थ्रोपोड्स रहते हैं, जो इंसेक्ट्स रहते हैं, उनमें तो ट्रैकियल ट्यूब्स ही पाए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे आर्थ्रोपोड्स भी आपको मिलेंगे ना जो कि एक्वेटिक होते हैं। प्रॉन जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्रॉन। इसमें आप देखेंगे कि जो है गिल्स पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो गिल्स है, क्योंकि भाई वाटर में रहना है, वाटर में तो ट्रैकियल ट्यूब में वाटर फिल हो जाएगा, तो वो कैसे रेस्पायर करेगा, है ना। तो जिस तरह का आपने मैंने पहले भी बताया था, हैबिटेट के ऊपर जो है उनका रिस्पॉन्स जो है वो मूड ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंड करता है ना। तो यहां पर जो इसका हैबिटेट है वो कैसा है? एक्वेटिक एनवायरनमेंट है। प्रॉन का जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, तो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी उसी तरीके से मॉडिफाइड होगा, है ना। तो यहां पर आप देखिए इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो मॉडिफाई हो जाता है और वो किस फॉर्म में रहता है? गिल्स के फॉर्म में रहता है। फिर आता है हमारा पल्मोनरी रेस्पिरेशन सिस्टम। पल्मोनरी कहीं पे भी वर्ड आए तो आप समझ जाइए ये लंग्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। पल्मोनरी मतलब लंग्स। सो पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लंग्स, जिसमें कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। ये थोड़े हायर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी में और खास तौर से जो लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म है हायर ग्रेड के, वो जो है उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो आपका पल्मोनरी टाइप का होता है, यानी कि उसमें लंग्स पाए जाते हैं। तो एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स और मैमल्स, ये सभी जो हैं वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन सिस्टम को शो करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे। थर्ड जो है, हमने ब्रीदिंग रेस्पिरेशन कर लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम कर लिया, अब हमारा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो फंक्शनली द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। द conducting zone, it moistens, filter and warms the air before conducting into the lungs. So ये जो है एक जोन है, कंडक्टिंग जोन से जो है वो एयर को पास करना होता है, और जब एयर इसमें से पास कर रही होती है तो क्या क्या हो रहा होता है? एयर मॉइस्टेंस हो जाती है, एयर में मॉइस्चर जो होते हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं। फिल्टर होता है ना, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, हार्मफुल जो जर्म्स हैं, उन सबको जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही, कंडक्टिंग जोन में ही रोक लिया जाता है। वार्म्थ द एयर बिफोर कंडक्टिंग इट इनटू द लंग्स, और एयर जो होती है वो वार्म हो जाती है, क्योंकि ये जो ट्रैक्ट से जब गुजर रहा होता है ना, तो ट्रैक्ट में जो है आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? बॉडी का टेम्परेचर, तो वो जो है एयर को थोड़ा वार्मथ दे देता है ना। तो इस तरीके से मॉइस्चर लेडन हो जाता है, फिल्टर हार्मफुल चीजें जो होती हैं वो रोक ली जाती हैं, डस्ट पार्टिकल, जर्म्स, ये सभी को स्टॉप कर लिया जाता है ट्रैक्ट में। लेकिन एयर जो प्रेजेंट होती है, मॉइस्टेंड एयर, वो थोड़ी वार्मथ भी हो जाती है। अब ये जो कंडक्टिंग जोन है ये किस चीज का बना है? कंडक्टिंग जोन जो होता है स्टार्ट हमारा नोज से है। नोज के बाद जो है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये सारे जो है ना पार्ट हमारे कंडक्टिंग जोन में आते हैं, है ना। लंग्स तक पहुंचने के लिए एयर को ये सारे जो है जोन, ये पूरा जो ट्रैक्ट है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कि नोज से स्टार्ट होता है और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक खत्म होता है, इसके थ्रू गुजरना होता है, और इसके थ्रू जब गुजरते हैं
तो फिल्टर होता है, मॉइस्चर ऐड होता है और वार्मथ भी हो जाता है, एयर। नेजल पैसेज, इट लीड टू द नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। जो नोस्ट्रल्स होती हैं, आप ये देखिए यहाँ पर एक ओपनिंग होती है और ये ओपनिंग जो होती है इस तरीके से अंदर की तरफ एक ट्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे जाती है, तो एयर यहां से पास करती है ना। द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, अ पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। अब यहां से जब ये अब यहाँ पे देखिए आपका माउथ भी था, है ना। माउथ से जो बक्कल कैविटी ओपन होती है और उसके बाद जो है वो फूड पाइप हो जाता है। अब फूड पाइप और ये जो ट्रैकिया जो ट्यूब है वो एक जगह जाकर थोड़ा सा ना यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर ना एक फ्लैप लगा रहता है। ये फ्लैप जो होता है वो दोनों ट्यूब को जो होता है ना आ, वो इस तरीके से मैनेज करता है कि मैं किसी एक को ही जाने दूंगा, दोनों एक साथ नहीं जा सकते। कोई भी ट्यूब हमारी एक टाइम एक ही खुली रहेगी। तो जनरली जब आप खाना खा रहे होते हो, फूड जब ले रहे होते हो, तो फूड जो है वो इस तरीके से छोटे-छोटे ना ऐसे गोल, जिसको हम बोलस कहते हैं, उस फॉर्म में ये नीचे जाता है ना ऐसे। तो ये जो बोलस है, जब यहाँ पर पहुंचता है, तो एपिग्लॉटिस एक कैप होती है जो कि विंड पाइप को क्लोज कर देती है और फूड को यहीं से पास करने देती है। फूड को जो है वो सिर्फ और सिर्फ फूड पाइप से ही जाने की इजाजत है। वो ट्रैकियल ट्यूब में जाकर कुछ नहीं कर पाएगा, और ट्रैकियल ट्यूब में एक बार चला जाता है तो बहुत कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। ठीक है। सो फेरिंग्स, द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया, है ना। तो फेरिंग्स जहां पर प्रेजेंट होता है, ये जो है वो लैरिंग्स रीजन, हमारा जो ये वोकल कॉर्ड, ये जो नेक रीजन होता है, यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा ऐसे, है ना। ये जो होता है एक इस तरीके से वोकल कॉर्ड होता है, और यहाँ पर एयर जब इससे पास करती है तभी ये जो मैं बोल रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो तभी कर पा रहा हूँ। उसमें से एयर पास होती है लैरिंग्स रीजन से और आवाज प्रोड्यूस होती है। सो द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। ये जो है ना आगे चल के फेरिंग्स लैरिंग्स रीजन से होते हुए आगे बढ़ाती है, तो किसमें बदल जाती है? ट्रैकिया ट्यूब में। ठीक है। सो लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, ये एक तरह का ना कार्टिलेजिनस बॉक्स है, एक डब्बा है, which helps in the sound production and hence called sound box। ये जो है साउंड को प्रोड्यूस करने का काम करती है और ये साउंड बॉक्स भी कहलाती है। So during swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis। तो जब आप कोई भी चीज सॉलो करते हैं, तो सॉलो जब कर रहे होते हैं तो ये एपिग्लॉटिस होती है, ये क्लोज कर देती है लैरिंग्स रीजन को, जिससे कि जो है फूड जो है वो सिर्फ किसमें जाए? फूड जो है वो सिर्फ फूड पाइप में ही जाए, ये लैरिंग्स रीजन से होके ट्रैकियल ट्यूब में ना एंटर कर जाए। तो उसके लिए यहां पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज का बना होता है ना। और कार्टिलेज का ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो इसीलिए बात करते समय खाना नहीं खाना चाहिए और खाना खाते समय बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप खाना खाते हो और बोल रहे भी साथ में रहे होते हो, तो उस समय क्या होता है, बोलने के लिए क्या खुला होना चाहिए? ये क्या है? ये लैरिंग्स। और लैरिंग्स किसको लीड करता है? ट्रैकिया में। आप खा भी रहे हो, बोल भी रहे हो, बोलोगे तो भाई ट्रैकिया ये जो है लैरिंग्स खुलेगा ही खुलेगा, और जब ये खुल गया तो फूड कई बार गलती से आपके ट्रैकिया में एंटर कर सकता है, और ये काफी जो है वो हानिकारक हो जाता है। बहुत खांसियां आती हैं, वॉमिट शुरू हो जाते हैं, तब तक जब तक कि वो फूड जो है वो बाहर ना निकल जाए। क्योंकि ये फूड जो होता है वो बड़ा सेंसिटिव, इसकी जो वॉल्स होती है ट्रैकियल ट्यूब बड़ी सेंसिटिव होती है, जब तक वो फूड बाहर निकल ना जाए उसमें जो है इरिटेशन होना शुरू हो जाते हैं, और फिर जो है वो आगे भी प्रॉब्लम्स जो होती है वो बढ़ जाती है।
Trachea and bronchi. So trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity, which is divided at the fifth thoracic vertebra. तो फिफ्थ वर्टेब्रा इस तरीके से जो है 3, 4, 5 है ना। पांचवे पे ये हमारी यहाँ पर स्टर्नम है, ठीक है। तो ट्रैकिया ट्यूब जो है वो 5 तक तो जो है वो इस तरीके से जब होती है तो इस तरीके से ट्रैकियल ट्यूब में ही होती है। जहां पर फिफ्थ रिब होती है ना, वहां पर ये आके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, राइट एंड लेफ्ट। इस तरीके से आपको 2 जो है वो ब्रोंकाई मिल जाएंगे, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ये देखिए, ये राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रैकियल ट्यूब एक सिंगल ट्यूब है ना। और उसकी पोजीशन जहां पर हमारी फिफ्थ रिब होती है ना, ऐसे रिब केज, तो ये रिब केज में इस तरीके से आपको 1, 2, 3 आप काउंट कर सकते हैं। जहां पर फिफ्थ पोजीशन जो है वो रिब की होगी, फिफ्थ वाली, वहीं पर ट्रैकिया ट्यूब भी जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट ट्रैकियल ट्यूब एंड राइट। और इसको अब हम बोलते हैं राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, और ये प्राइमरी ब्रोंकाई है। ये जो है आगे चल के फिर से सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई बनाती हैं, और आगे ये सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई आगे चल के ब्रोंक्यूल्स बनाती हैं और एंड करती हैं वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो पहले देखिए, प्राइमरी bronchiole, secondary bronchiole, tertiary bronchiole, then bronchioles, एंड उसके बाद फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं वो खुलती हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोला। ठीक है। सो द ट्रैकिया, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by the incomplete cartilaginous ring। तो आप देख सकते हैं ये जो cartilaginous ring कहां तक प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, है ना। टर्शरी ब्रोंकाई तो तक है ही है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये वाले ब्रोंक्यूल्स तक भी प्रेजेंट है। ये क्या कह रहे हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। अब जैसे ये ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया देखिए इस तरीके से होता है, सी शेप में इस तरीके से ये प्रेजेंट होती है। अब ये कार्टिलेजिनस रिंग सी शेप में प्रेजेंट होने से क्या होता है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये कभी कोलैप्स नहीं होंगी, ये आपस में चिपकेंगी नहीं। अगर चिपक गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, एयर पास नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये जो है सपोर्ट रहता है इन कार्टिलेजिनस रिंग का। और ये कार्टिलेजिनस रिंग कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट होती हैं। अब आता है लंग्स। So each terminal bronchioles give rise to a number of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structures called alveoli। तो ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होती हैं, ये आगे चलकर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है ना, काफी वेस्कुलेचर होता है। इस जैसे ये बलून है ना, इसके ऊपर ब्लड की कैपिलरीज ऐसे पतली पतली जो है ना, ब्लड की कैपिलरीज आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा इसको ड्रॉ करता हूं, है ना, ऐसे ब्लड की कैपिलरीज जो है वो देखी जा सकती है। और इसके अंदर ऑक्सीजन है, और ये ब्लड जो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मूव कर जाता है अंदर, और ऑक्सीजन मूव करके आ जाता है ब्लड की कैपिलरीज में। The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs। तो ये जो हमारा लंग बनता है ना, आप ये देखते होंगे कि लंग का स्ट्रक्चर ऐसे दर्शाया जाता है। ये ट्रैकियल, लेफ्ट एंड राइट ट्रैकियल, और फिर इसके अंदर ये इस तरीके से ब्रांचिंग होती है ना। और ये जो है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर ऐसे पूरे इसमें प्रेजेंट होते हैं ऐसे। तो ये जो लंग होता है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वियोलाई है, जो कि हमारे लंग्स को बनाते हैं। We have two lungs which are covered by a double layered pleura। लंग के ऊपर ना 2 कवरिंग होती है, जिसको हम
प्लूरा कहते हैं। और इसके बीच में जो प्लूरल मेम्ब्रेन है और लंग है, इसके बीच में एक लिक्विड फिल होता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड भी बोलते हैं, है ना? इसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। ये जो है फ्लूइड जो है वो इधर-उधर मूव कर रहा होता है, तो फ्रिक्शन जो होता है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि लंग्स कभी पिचकता है, कभी फूलता है, इस तरीके से, है ना? श्वास जब हम ले रहे होते हैं, तो गैस जब अंदर आती है तो लंग बाहर की तरफ फैलता है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो लंग अंदर की तरफ दबता है। तो ये जो घर्षण इसको जो है वो कम होना है। तो यहाँ पर इसीलिए ये जो लिक्विड फिल्ड होता है ना, मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच में, वो जो है प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो इसके फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर देता है। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the लंग सरफेस। जो इनर वाली होती है वो लंग से कांटेक्ट रखती है, और जो बाहर वाली होती है ना, द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज विद द thoracic line। सो आप यहां पर देख सकते हैं, ये है एपिग्लॉटिक्स, ये है लैरिंग्स। ये सी शेप में आपको इनकम्प्लीट होती है, ये ना ऐसे इनकम्प्लीट सी शेप में होती है। और जब आप ये इसमें ट्रैकिया में देखेंगे तो ये इनकम्प्लीट इस तरीके से मिलेगी, और ये ट्यूब जो है वो कभी बंद नहीं होता, ये ऐसे हमेशा सिलेंडर फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट। ठीक है, अब यही देखिए ट्रैकिया ट्यूब ये इस तरीके से दो ब्रोंकस पे डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकस फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, है ना? और फिर ब्रोंक्यूल, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो लीड करते हैं एल्वियोलाई में। और ये देखिए यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ना, ये प्लूरल मेम्ब्रेन्स है, और प्लूरल मेम्ब्रेन्स और जो लंग है उसके बीच में ये येलो कलर का जो है वो फ्लूइड है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, द पार्ट starting with the external nostril up to the terminal bronchiole constitute the conducting part, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system। तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो पार्ट है ना, वो कंडक्टिंग पार्ट होता है, ये ना कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है। जबकि एल्वियोलाई जो होता है वो है आपका रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट, जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेयर एयर टू द एल्वियोलाई। तो कंडक्टिंग पार्ट जो होता है वो एयर को ट्रांसपोर्ट करता है ना, एल्वियोलाई तक, एंड क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइड, एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। तो एयर को बॉडी टेम्परेचर तक मेंटेन करना, एल्वियोलाई तक गैस को पहुंचाना, और फॉरेन पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेना, ये सारा कंडक्टिंग पार्ट का काम है। कंडक्टिंग पार्ट जो होती है वो ये सारी चीजें मेंटेन करती है। द एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन O2 एंड CO2। ये है हमारा एक्सचेंज पार्ट, जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, जहां पर ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर फिर मीट करते हैं। तो दो पार्ट हो गए, कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। अब देखते हैं एक्सचेंज पार्ट में कैसे होता है। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द thoracic चैम्बर विच इज एनाटोमिकली इन अ एयर टाइट चैम्बर। तो ये काफी एयर टाइट चैम्बर है, बाहर से कहीं से भी एयर की ना लीकेज नहीं है। द thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column and ventrally by the sternum। बाहर की ऊपर की तरफ जो है ना, आपको ये जो चेस्ट बोन होती है वो स्टर्नम है, और पीछे की तरफ जो है वो वर्टिब्रल कॉलम है, और दोनों तरफ जो है आप ये देखिए इस तरीके से जो है वो केज लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है। पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम ऐसे है, और आगे की तरफ जो है वो स्टर्नम है। ठीक है, और लेटरली बाय रिब्स एंड नाउ लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायाफ्राम। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो डोम शेप्ड जो है वो ना आपको डायाफ्राम दिखाई देगा, है ना, डायाफ्राम होगा। The anatomical steps of lungs in the thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs pulmonary cavity, है ना।
तो कोई भी एनाटॉमिकल स्टेप्स जो थोरैक्स में होगा वो आपको थोरैकिक कैविटी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वो आपके लंग्स यानी कि पल्मोनरी कैविटी में भी देखने को मिलेगा. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. तो ये है जो आपके ब्रीदिंग प्रोसेस में काफी इंपॉर्टेंट है ना. सो रेस्पायरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप. रेस्पायरेशन में आपको ये सारे स्टेप्स देखने को मिलेंगे. ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन है ना. ब्रीदिंग होगा या पल्मोनरी वेंटिलेशन देखने को मिलेगा. एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट है ना. एटमॉस्फेयर से एयर अंदर लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो है एल्वियोलर एयर इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, इसको रिलीज कर दिया जाएगा बाहर. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन. और यहां पर एक प्रोसेस और होगी, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना. ठीक है. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड. ब्लड के थ्रू गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन भी होगा. डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू. और फिर उसके बाद जब एक बार जो है ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में पहुंच गई तो यहां पर ऑक्सीजन जो है ब्लड से टिश्यू में जाएगी और टिश्यू के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में आ जाएगा. यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन एंड रिलीज एंड रिजल्ट रिलीज ऑफ CO2. और फिर बाहर एक्सपायरेशन के थ्रू CO2 को रिलीज आउट कर देना. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हैज द फॉलोइंग स्टेप्स. आपके इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग को रिप्रेजेंट करते हैं. इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड एल्वियोलाई बाय द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन. तो यहाँ पर जो है ब्रीदिंग प्रोसेस में आपको दो स्टेप्स देखने को मिलेंगे, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन. तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन प्रोसेस हो रही है. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी इसको बोलते हैं. Gases exchange between the alveoli and the alveolar capillaries through the respiratory membrane. तो यहाँ पर जो है ना रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किसकी काम कर रही है, एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन और एल्वियोलर कैपिलरीज, ये जो दोनों के थ्रू जो है ना गैसेस एक्सचेंज होता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड. और ब्लड जो है वो गैस को भाई ट्रांसपोर्ट कराती है, इसको पहुंचाती है एक जगह से दूसरे जगह तक. सो ये सारे प्रोसेस जो है वो होते हैं. इंटरनल रेस्पिरेशन. अब हम बात करेंगे यहाँ पर इंटरनल रेस्पिरेशन की. गैसेस एक्सचेंज जो होता है बिटवीन ब्लड कैपिलरीज ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड द टिश्यू. सिस्टेमिक सर्कुलेशन है ना और टिश्यू के बीच में जो हो रहा है ये जो है वो गैसेस एक्सचेंज है. और इंटरनल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन टू द सेल ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें कि ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज टू जेनरेट एनर्जी फॉर अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस है ना. दूसरी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं उनका जो ब्रेकडाउन होता है वो यहां पर हमें देखने को मिलता है. और ये जो होता है वो फिर इंटरनल रेस्पिरेशन का ही जो है वो पार्ट है. इंस्पिरेशन और इनहेलेशन इज ब्रीदिंग इन एयर. तो जो है ब्रीदिंग जो है वो यहां पर अब स्टार्ट होगा कि हम इसको पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के दौरान है ना. सो अभी तक हमने यहां तक कवर किया है कि क्या क्या चीजें हैं. हमने अभी तक यहां पर कवर किया है कि कितने तरीके के जो है वो रेस्पिरेशन होती है. जो प्रोटिस्टा हैं, जो एक सेल के एनिमल्स हैं उनमें जो है गैसेस एक्सचेंज उनके पूरे बॉडी सरफेस के थ्रू होती है. उनके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं. इतने छोटे ग्रेड के ऑर्गेनिज्म है. यही नहीं, पॉरीफेरा, निडेरिया और फ्लैटवर्म्स यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीज तक जो है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही होती है. अब इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट है क्यूटेनियस, क्यूटिकल के थ्रू है ना. अब उसमें आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो अर्थवर्म और नेरिस. इनकी जो बॉडी सरफेस होती है वो किससे बनी होती है, क्यूटिकल पे. और क्यूटिकल की जो बनी होती है बॉडी सरफेस उस पे जो है वो काफी मॉइस्ट प्रेजेंट होता है. मॉइस्चर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है और ये मॉइस्चर जो होता है ना उसको ले लेता है, ऑक्सीजन गैस को ले लेता है, डिसॉल्व हो जाती है उसके सरफेस पे और फिर वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर चली जाती है. इस तरीके से जो है ये जो है वो ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं.
इस तरह का जो है रेस्पिरेशन हमें नेरेस के केस में और अर्थवर्म के केस में देखने को मिलता है ना? इसके बाद जो है हमें ट्रैकियल रेस्पिरेशन भी देखना, हमने स्टडी किया आज कि ट्रैकियल रेस्पिरेशन होते हैं। तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहां पर होता है? ट्रैकियल रेस्पिरेशन जो है आपको देखने को मिलेगा किस ऑर्गेनिज्म में? ये आपको देखने को मिलेगा आपके जो है इंसेक्ट्स में, है ना? जितने भी आर्थ्रोपोडन्स होते हैं, तो इसकी जो बॉडी सरफेस जो होती है उसमें साइड में छोटे-छोटे होल्स होते हैं जिनको स्पाइरेकल्स कहते हैं, और इन होल्स के थ्रू जो होती हैं वो पतली-पतली अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जुड़ी हुई, जिसको ट्रैकिया कहते हैं। तो एयर जो है स्पाइरेकल्स के थ्रू साइडवेज से बॉडी के अंदर एंटर करती है और ट्रैकियल ट्यूब से जो है वो पूरे बॉडी सरफेस में फैल जाती है। और इस तरीके से जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको जो है वो ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन मिल रही होती है। ठीक है? अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमें देखने को मिलता है वो ब्रोंकियल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। सो ब्रोंकियल रेस्पिरेशन आपकी जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, यहाँ तक कि बहुत आर्थ्रोपोडेंस जो हैं, जो कि एक्वेटिक हैं, जैसे कि प्रॉन। प्रॉन जो है वो आपको एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ही देखने को मिलेगा, वाटर में देखने को मिलेगा। सो वहां पर जो है उसमें ट्रैकियल ट्यूब्स नहीं होंगी, दो वो आर्थ्रोपोडेंस है, और आर्थ्रोपोडन का ये एक यूनिक फीचर है कि वहां पर ट्रैकियल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉन के केस में आपको ट्रैकियल रेस्पिरेशन नहीं मिल रहा है क्योंकि उसका हैबिटेट अलग है, और मैंने पहले भी बताया कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग-अलग ऑर्गेनिज्म में डिपेंड करता है कि वो किस हैबिटेट में रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका होता है। सो यहाँ पर प्रॉन जो है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहता है, इसलिए उसके पास क्या है? गिल्स। मोलस्कन जो होते हैं वो भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, फिशेस जो हैं, है ना, ये भी। और इवन जो हमारा एम्फीबियंस है उसका जो लार्वल है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉग का जो लार्वा है वो है जो है टैडपोल। तो टैडपोल में जो है वो गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वो गिल से रेस्पिरेशन करता है। ठीक है? अब जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़े होते हैं ना, उनमें जो है आपको देखेंगे कि लंग्स डेवलप हो जाते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में, और ये जो होता कहलाता है पल्मोनरी ऑर्गन, है ना? सो पल्मोनरी ऑर्गन जो है वो आपके लंग्स को कहा जाता है। लंग्स इज अ पल्मोनरी ऑर्गन। ठीक है? सो लंग्स के केस में जो है आपका जो है हमें देखने को मिलेगा किस-किस में? एम्फीबियंस में देखने को मिलेगा। देन इसके साथ-साथ जो आपके बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, है ना? रेप्टाइल्स हैं, इनमें जो है वो आपको पल्मोनरी रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। अब पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो होती है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको आप 2 पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं। एक ऐसा पार्ट जो कि कंडक्टिंग सिस्टम है ना? कंडक्ट कर रहा है, और दूसरा पार्ट जो एक्सचेंज कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज कर रहा है। तो कंडक्टिंग पार्ट में मैंने आपको पहले भी बताया कहाँ से स्टार्ट होता है? नोज से स्टार्ट होता है और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है। सो नोज से स्टार्ट होकर फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, लेफ्ट एंड राइट जो है वो ट्रैकियल ट्यूब, देन उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, है ना? और फिर उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये नोज से स्टार्ट होकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो हम पहुंच रहे हैं, ये हमारा कंडक्टिंग पार्ट है। अब कंडक्टिंग पार्ट में क्या-क्या चीजें होती हैं? वार्म कर दिया जाता है गैसेस को फिल्टर कर लिया जाता है, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको वहीं रोक लिया जाता है। और साथ के साथ जो है इनको जो है वो आगे ट्यूब के थ्रू जब ये बढ़ती हैं तो इसमें वार्मथ भी ऐड किया जाता है और मॉइस्चर भी किया जाता है। अब जब ये जो है एक्चुअल में जब पहुंच जाती हैं एल्वियोलाई रीजन तक, तो वहां पर इनका गैसेस एक्सचेंज होता है। वहां पर जो है ऑक्सीजन जो होती है वो लंग्स में जो प्रेजेंट है, यानी कि एल्वियोलाई में जो प्रेजेंट है उसके ऊपर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज फ्लो कर रही होती हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। तो वहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है अकॉर्डिंग टू द कंसेंट्रेशन। तो आज के लेक्चर में हमने ये सारी चीजें कवर की। ठीक है? अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में, कि किस तरीके से ब्रीदिंग जो प्रोसेस होती है ना? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई ट्रैकियल ट्यूब है ना? और ये सारा जो है वो कंडक्टिंग सिस्टम है, एक्सचेंज सिस्टम है।
लेकिन गैस अंदर कैसे आ जा रही है? अपने आप आ जा रही है? नहीं। इसके लिए एक मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।